तो चैप्टर 4 में लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था परावैद्युत माध्यम, अध्रुवीय और ध्रुवीय परावैद्युत माध्यम, ये अपन ने पढ़ा था। आज का टॉपिक अपन लेते हैं विद्युत धारिता, है ना। तो विद्युत धारिता देखें आप सभी, कोई भी आपके पास चालक गोला है, ठीक है। इस चालक गोले को यदि आवेश दिया जाए तो थर्ड चैप्टर में आपको बताया था विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ऐसा बताया था। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाए, चालक गोले के आवेश में वृद्धि की जाए, आवेश को बढ़ाया जाए तो विद्युत विभव भी बढ़ता है ना। जब किसी चालक गोले के आवेश को बढ़ाया जाए तो विद्युत विभव भी बढ़ता है। क्लियर है। तो ये हम जानते हैं कि जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है तो उसका विभव भी बढ़ता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चालक का विभव आवेश के समानुपाती होता है, या चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता को कैसे परिभाषित करते हैं, देखो आप, मैंने बोला किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाए तो यह आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, ठीक है। या विभव जो है वो आवेश के समानुपाती होता है, कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, विभव समानुपाती होता है आवेश के, ठीक है। अब देखो, जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है, इस नियतांक को C से व्यक्त करते हैं। तो Q/CV, कई जगह ऐसे भी लिखा होगा कि यहाँ से समानुपाती हटाओगे एक नियतांक आएगा 1/C, तो इसको इधर ले आते हैं तो वही Q/CV। दो तरीके से दिया होगा, बाकी इसको भूल जाओ, यही बेटर है, ठीक है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो उसके विभव में वृद्धि होती है, मतलब चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाए, एक नियतांक आ गया C। तो C यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक है और इसे हम बोलते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता, C को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। कितनी धारिता है, मतलब जितना ज़्यादा ये आवेश ग्रहण करेगा उतनी इसकी धारिता हो गई। जैसे बर्तन होता है, एक जग की कितनी धारिता है कि वो 1 लीटर द्रव, 1 लीटर पानी को धारण कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। वैसे तो ये क्या है, चालक की धारिता हो गई, जितना आवेश ये ग्रहण कर सकता है वो कैपेसिटी हो गई है, ठीक है। तो C को अपन बोलेंगे चालक की धारिता। अब बात करें, इस धारिता को परिभाषित करें तो धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, कैसे पता लगा, आवेश अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, तो विभव का भाग लगा दो, तो अदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगाएं, अदिश ही मिलेगी। तो धारिता एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, धारिता का मात्रक C/Q/V, यही तो है। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम/वोल्ट। या SI पद्धति में इसका नया नाम होता है फैरड। क्या नाम होता है, फैरड, ठीक है। तो धारिता का मात्रक फैरड होगा। छोटे मात्रक होते हैं ऐसे मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड। अब इनको फैरड में कन्वर्ट करना है तो मिली फैरड को फैरड में कैसे करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते हैं तो ये फैरड में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो को कैसे करेंगे, 10⁻6 से, नैनो को 10⁻9 से, और पीको को 10⁻12 से करते हैं ना, ठीक है। ये पहले भी बताया था आवेश में, पहले चैप्टर में, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, वहाँ, ठीक है। अब बताओ इसकी विमा क्या होगी, धारिता की विमा। तो धारिता की विमा कैसे निकालें, C/Q/V, ये तो होता है। तो Q क्या है, आवेश। आवेश की विमा पता है आपको, Q = I × T, ये फॉर्मूला होता है ना।
10th क्लास में पढ़ा हुआ, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो आवेश का विमीय सूत्र हो गया, धारा को क्या लिखते हैं A1 एम्पियर और समय को T1। तो आवेश का तो विमीय सूत्र हो गया आपके पास T1 A1। अब बात करें विभव की। विभव की विमा क्या होगी? तो विभव की विमा भी आप ज्ञात कर सकते हो। विभव का फॉर्मूला क्या बताया था? W/Q, कार्य बटे आवेश, यही बताया था 3rd चैप्टर में। एकांक आवेश को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य। तो कार्य की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2, पढ़िए 11th क्लास में। और आवेश की विमा अभी अभी बताई थी T1 A1, भाग लगाओ तो M1 L2, ये T1 ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1 हो गया। ये विभव की विमा आई। और विभव की विमा का यहाँ भाग लगाओ, M1 L2 T-3 A-1, इसका भाग लगाओ तो ऊपर ले जाएं इसको तो हो जाएगा M-1, L को ऊपर ले जाएं तो L-2, इसको ऊपर लेके जाएं तो T4, एक तो यही है, -3 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएं तो A2। तो ये आपके पास विद्युत धारिता की विमा हुई है नहीं। अब आगे देखो, विद्युत धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे? C बराबर Q/V, ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 फैराड धारिता बराबर 1 कूलाम आवेश बटे 1 वोल्ट विभव। ठीक है। अब धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी चालक को 1 वोल्ट विभव से आवेशित किया जाए, जब किसी चालक को 1 वोल्ट विभव दिया जाए, तब उस चालक पर उपस्थित आवेश ही चालक की धारिता कहलाती है। समझ रहे हो? V का मान क्या कर दें? 1। आप सोचो, V का मान 1 कर दें तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो डेफिनेशन क्या बनी कि जब किसी चालक को 1 वोल्ट, इकाई वोल्ट विभव से आवेशित किया जाए तो उस पर उपस्थित आवेश ही उस चालक की धारिता कहलाती है। क्लियर है क्या? बोलो। फिर कई बार एग्जाम में पूछते हैं 1 फैराड धारिता को परिभाषित करो। 1 फैराड धारिता कितनी होती है? तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी चालक गोले को 1 वोल्ट विभव दिया जाए और उसी समय उस पर उपस्थित आवेश 1 कूलाम हो तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? बताओ। 1 फैराड होगी। बोले ना 1 फैराड को परिभाषित करो, तो जब किसी चालक गोले को 1 वोल्ट विभव दिया जाए और उस पर आवेश 1 कूलाम आ जाए तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? फिर आगे बढ़े। देखो, आपने पढ़ा Q समानुपाती V, यही तो पढ़ा, Q समानुपाती V। तो ग्राफ बनाओ Q और V के बीच में। कैसा ग्राफ आएगा? इधर ले लेते हैं Q और इधर ले लेते हैं V। तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ? सरल रेखीय, मूल बिंदु से गुजरने वाला ये आएगा या नहीं? समानुपाती के लिए ऐसा ही तो ग्राफ आता है। तो समानुपाती के लिए सरल रेखीय ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है। अब देखो आगे, अगर इस ग्राफ से ज्ञात करना चाहें अपन धारिता, तो ग्राफ से कैसे ज्ञात करेंगे? तरीका समझना आप। जैसे ये 2 बिंदु मैंने ले लिए, ये 2 बिंदु ले ली। मान लो यहाँ पे किसी चालक का विभव पहले V1 था और बाद में बढ़ के कितना हो गया बताओ? V2। पहले किसी चालक का विभव कितना था? V1, बाद में हमने बढ़ा के कितना कर दिया? V2। तो उस पे जो आवेश है वो आवेश पहले Q1 था, बाद में बढ़ा के कितना कर दिया बताओ? Q2। क्लियर है? अब देखो, इसको यूँ मिला लें। मान ले ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये दूरी कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी? इसके बराबर।
और ये कितनी होगी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है Q1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है Q2। तो फिर बताओ ये कितना हो गया, ये Q2 माइनस Q1। तो ये कितना हो गया बताओ, Q2 माइनस, और ये कितना होगा, ये देख सकते हो नीचे से कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा या नहीं, बोलो। यहाँ से यहाँ तक V1 और यहाँ से यहाँ तक V2, तो ये कितना हो गया, ये V2 माइनस V1। अब यहाँ से प्रवणता ज्ञात करो, प्रवणता, ये जो सरल रेखा है इसकी प्रवणता। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। प्रवणता m बराबर tan थीटा, यही होता है। और tan थीटा यदि ज्ञात करें तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो Q2 माइनस Q1 बटे V2 माइनस V1। तो tan थीटा बराबर, इसको लिखते हैं डेल Q और बटे डेल V, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो Q बटे V क्या आ गया, डेल Q बटे डेल V। तो Q बटे V को क्या बोलते हैं, धारिता। तो डेल Q बटे डेल V को भी क्या बोलेंगे अपन, धारिता। तो क्या समझ में आया कि आवेश और विभव के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए, आवेश और विभव के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो उस ग्राफ की प्रवणता ही, उस ग्राफ की प्रवणता ही विद्युत धारिता को व्यक्त करती है। उस ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत धारिता के बराबर। मतलब Q और V के बीच में ग्राफ बना हुआ आ जाए कभी भी, और आपसे बोले कि धारिता ज्ञात करो, Q और V के बीच में ग्राफ बना के दे दिया और बोले धारिता ज्ञात करो, तो फिर क्या ज्ञात करना होगा आपको, उसकी प्रवणता। जो प्रवणता होगी वही किसके बराबर होगी, धारिता के बराबर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो विद्युत धारिता है C, ये किन कारकों पर निर्भर करती है, ये आप बताएं। विद्युत धारिता जो C है वो किन कारकों पर निर्भर करती है, किन चीज़ों पर निर्भर करती है। अब आप जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th क्लास पढ़ी है, तो आप इंटेलिजेंट हो गए और आप तुरंत बताएंगे C बराबर Q बटे V। मैं बोला धारिता किस पे निर्भर करती है, आप बोलेंगे आवेश पे और विभव पे। यही तो है, 11th पे ऐसे ही तो कुछ पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो ये आवेश पे निर्भर करती है, ना ही विभव पे निर्भर करती है, दोनों पे निर्भर नहीं करती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो राशियां ऐसे समानुपाती हों और इनसे यहाँ कोई नियतांक आए, तो ये नियतांक कभी भी इन दोनों राशियों पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम, V समानुपाती I, V बराबर RI, तो R बराबर V बटे I। क्या प्रतिरोध V और I पे निर्भर करता है, नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे, चालक तार की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, पदार्थ पे, ताप पे, इन पे निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कारण समझना, इसी से बताऊं। आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में, एक टेबल बनाई होगी I, V और R बनाई। अब ये समानुपाती होते हैं V और I। मान लो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन पूरा। तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की परिपथ में, तो मान लो वोल्ट मीटर में विभव दिखाया 2 वोल्ट। जब धारा 2 एम्पियर प्रवाहित की तो वोल्ट मीटर में ऑटोमेटिक विभव दिखाएगा कितना, बताओ क्यों, क्योंकि विभव धारा के समानुपाती है, समान अनुपात में बढ़ेगा। धारा को दुगना करोगे तो विभव भी दुगना हो जाएगा। ये 3 एम्पियर किया तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अब प्रतिरोध चेक करो, प्रतिरोध कितना आया, R बराबर V बटे I। V बटे I कितना आया, 2। दूसरे केस में बताओ, V बटे I कितना आया, 2। तीसरे केस में बताओ, V बटे I कितना आया, 2। क्या धारा में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, क्या विभव में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, ये नियत रहता है। तो समझ पा रहे हो आप। तो धारा में परिवर्तन करने पर विभव बदलेगा, विभव में परिवर्तन करने पर धारा बदलेगी, प्रतिरोध नहीं बदलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे होगा।
कि ये Q समानुपाती V है, Q बराबर CV है, तो Q में परिवर्तन करोगे तो V में परिवर्तन होगा और V में करोगे तो Q में होगा, C में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं भी ऐसा आए कोई भी दो राशियां जो समानुपाती हों उनसे एक नियतांक मिले तो वो नियतांक उन दोनों राशियों पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? C किस पे निर्भर करता है ये जानने के लिए अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपके? मिटा दूँ ये? तो देखो आप देखो, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो देखो आप, ये हमने गोलीय चालक ले लिया। विलगित शब्द का मतलब है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट, सबसे अलग। एक गोला है, चालक गोला, उसको विलगित करना, विलगित मतलब सेपरेट रखना, वो और किसी चालक के संपर्क में नहीं है, सबसे अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो एक विलगित गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या R है और इसको हमने आवेश दे दिया है Q। कितना आवेश दे दिया है? और मैंने आपको बताया दूसरे चैप्टर में कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश कहाँ इकट्ठा हो जाता है? बाह्य पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये एक चालक गोला है, इसकी त्रिज्या R है और आवेश कितना है बताओ? Q। हम इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना चाहेंगे, तो धारिता बाद में करेंगे, पहले विभव बताओ। इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव KQ/R, ये पढ़ना आप तीसरे चैप्टर में, विभव नाम का टॉपिक है, तीसरे चैप्टर में विभव से शुरुआत है। वहाँ बताया चालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए। तो विभव कितना है बताओ? KQ/R। ये जो चालक गोला होता है इसके पृष्ठ पे विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। अब तुम यहाँ तो आ गए, लेकिन समझ में तभी आएगा जब पीछे वाला आपका क्लियर होगा। तो अब भी कंडीशन वही है कि जाके वीडियो तो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो माना कि वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आता है, समझ रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनमें आपको पहले इंटरेस्ट नहीं था और अब आने लगा है। जैसे मन करता होगा कि स्कूल ना खुले तो बेटर है, एक मन तो करता होगा ना खुले तो बेटर है, दूसरा मन कहता हो खुल जाए तो भी ठीक है ना। पहले जब छोटे थे आपने कभी व्हाट्सअप, फेसबुक ये यूज़ नहीं लिए होंगे, अब उनको भी चलाने में इंटरेस्ट आता है नहीं? पहले था क्या इंटरेस्ट? नहीं, बन गया ना। तो फिर पढ़ाई का नाम आती इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता है? बनाओ, इंटरेस्ट होता नहीं है, बनाना पड़ता है। आज आपको मान लो पानी बतासी बुरी लगती है, लेकिन किसी दिन एक चखली कोई बढ़िया वाले की तो फिर वो अच्छी लगने लग जाएगी, लगेगी या नहीं? तो इंटरेस्ट तो बनाना पड़ता है, होता नहीं है। आप खुद बनाओ। आपके घर में कोई कह दे कि नया सिंगर आया, उसका ये सॉन्ग आया बहुत अच्छा है, उसके कहने पे एक बार सुन लिया फिर उसके सारे सुन लोगे, तो ये क्या किया आपने? इंटरेस्ट बनाया था नहीं, किसी के कहने से इंटरेस्ट बनाया। तो ऐसी पढ़ाई में बनाओ, हालांकि बोरिंग लगेगा कि क्या देख रहे हैं नेट पे, लेकिन फिर भी फ़ायदा आपका है इसी में, है ना। तो बनाओ इंटरेस्ट। ये पीछे वाली चीज़ें काम आएंगी। पूरी यूनिट है, 4 चैप्टर हैं। पहले तीनों चैप्टर जिन्होंने पढ़े होंगे उनके चौथा चैप्टर इजीली समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ बस ऐसे ही होता रहेगा, ये कहाँ से आ गया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन सी वीडियो। 3rd चैप्टर की शुरुआत से पढ़ना, 3-4 पढ़ा है हमने, वेरी गुड। अब देखो ये आ गया, चालक गोले के पृष्ठ पे विभव होता है KQ/R, होता है नहीं? तो आगे देखो, धारिता ज्ञात करें। धारिता तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना आप। C का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। C का क्या होता है फॉर्मूला? Q/V। अभी बताया धारिता। V का मान रख दें ऊपर से, यहाँ तो V का मान रख दो तो Q/KQ/R। Q से Q कैंसिल, तो C कितना आ जाएगा बताओ? R ऊपर चला जाएगा, R/K। सही है।
आ गया। के को क्या बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ऊपर ले आओ तो सी कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। चालक गोले की धारिता कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोलो होगी या नहीं। अब देखो ये किस पे निर्भर करती है धारिता, तो धारिता किस पे निर्भर करती है सी समानुपाती आर पे निर्भर करती है नहीं। अगर गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी, त्रिज्या बढ़ने का मतलब आकार बढ़ेगा, चालक का आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो आपसे पूछे धारिता किस पे निर्भर करती है, चालक के आकार पे, आकार में वृद्धि होगी तो धारिता में वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है, ये कमरा छोटा है, अगर इससे बड़ा कमरा लें तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ज़्यादा बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। तो छोटा चालक गोला है और बड़ा चालक गोला ले तो बड़ा लेंगे तो उसमें ज़्यादा आवेश संग्रहित हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखो, और सी किस पे निर्भर करता है एप्सिलॉन नॉट पे करता है, और एप्सिलॉन नॉट किसको व्यक्त करता है माध्यम को, बताया था चैप्टर के शुरू में। माध्यम बदलते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। अगर माध्यम बदला जाए तो ऐसे लिखेंगे, जैसे ये तो क्या है हवा या निर्वात में धारिता है, अगर किसी माध्यम में धारिता लेंगे मीडियम में तो फॉर्मूला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर आएगा। और एक फॉर्मूला बताया था मैंने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता बताई थी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे, ये गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रखें तो किसी माध्यम में धारिता का फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और आर। तो ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट माध्यम को व्यक्त करते हैं। हर माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हवा या निर्वात के लिए 1, शुद्ध जल के लिए 80, धातु या चालकों के लिए अनंत। तो ये किस पे निर्भर करता है माध्यम पे। तो क्लियर हुआ या नहीं। चालक की धारिता, आपसे पूछे चालक की धारिता किस पे निर्भर करती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं C बराबर Q/V आवेश और विभव पे। सर मैं तो सही करके आया था, वो एग्जाम ने ढंग से कॉपी चेक नहीं करता है, सही नहीं है। इन दोनों पे निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर करती है चालक के आकार पे और उसके माध्यम पे, आसपास कैसा माध्यम है उस पर निर्भर, ठीक है। समझ आया। क्या आप इससे पृथ्वी की धारिता ज्ञात कर सकते हो, क्या आप इस फॉर्मूले से पृथ्वी की धारिता ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हैं। 4 पाई नियत है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, तो क्या रह गया आर ही तो रह गया आर। और पृथ्वी की त्रिज्या 11वीं क्लास में पढ़ी थी 6.4 × 10⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर पढ़ी थी या नहीं, वो रखो आंसर आ जाएगा, आएगा या नहीं। तो ये हो गई विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। समझने पे ध्यान दो, घर पे लिख लेना मोबाइल चला के है। आगे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसको पढ़ने से पहले अपन सीखेंगे कि संधारित्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन ये सीखेंगे। तो देखो, बात करें अपन संधारित्र की, कैपेसिटेंस, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है ना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जा सकता है। समझ में आया। ऐसी कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी साधन जिसमें आवेश को संग्रहित करके रखा जा सके, वो क्या कहलाएगा बताओ, संधारित्र कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में अच्छी डेफिनेशन दे तो क्या देंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है
जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कैसे बढ़ाई जा सकती है आप समझना, तरीका समझना आप। ये डेफिनेशन दूसरी वाली बाद में समझ आएगी। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो इतना ध्यान रखें, दूसरी डेफिनेशन आगे समझाएंगे। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा था कि धारिता किस पे निर्भर करती है, या तो आकार पे या माध्यम पे। बोलो, करती है नहीं? तो अगर धारिता बढ़ानी है तो आकार बढ़ाना पड़ेगा या फिर माध्यम परिवर्तित करना पड़ेगा। बोलो, एग्जाम्पल के लिए अपन समझे, एक मोबाइल है, मोबाइल के पीछे बैटरी लगी होती है, उसमें आवेश का संग्रहण होता है। चार्ज करते हो आप तो आवेश संग्रहित होता है, वो क्या हो गया, किसकी तरह व्यवहार करेगा? वो संधारित्र की तरह। ऐसा ले सकते हैं। आवेश संग्रहित करने वाली राशियाँ क्या कहलाएंगी, युक्तियाँ क्या कहलाएंगी? संधारित्र। तो उसको चार्ज करते हैं, वो आवेश का संग्रहण कर लेती है, तो वो क्या है बताओ? संधारित्र। ऐसा मान लें। तो अब बताओ कि आपको अपने मोबाइल की धारिता बढ़ानी है। धारिता मतलब मान लो कि चार्ज करने पर वो 1 दिन ही चलता है और आप चाहते हो कि वो 3 दिन चले या 5 दिन चले एक बार चार्ज करने पर। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आवेश संग्रहण क्षमता बढ़ा रहे हो, मतलब धारिता बढ़ाना चाह रहे हो। तो धारिता बढ़ानी है आपको, तो धारिता कैसे बढ़ा सकते हो? आकार बढ़ा दो, जो बैटरी लग रही है उसका आकार बढ़ा दो। मोबाइल में बैटरी की जगह बैटरा लगा दो, ज़्यादा दिन चलेगा। आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होगा, आप उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं ले सकते, पॉकेट में रखने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये तो नहीं कमर के बांध के चलोगे उसको, ये मेरा मोबाइल, या बैटरी इधर लगा लोगे, मोबाइल हाथ में, बोले बड़ी बैटरी से चल रहा है। समझ रहे हो आप? तो आकार बढ़ा के धारिता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट, उसका रखरखाव है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। समझ रहे हो आप? स्टेटमेंट क्या है? आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन सब का आकार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। और हम बड़ा करते हैं तो मज़ा ही नहीं आएगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मार्केट में। ठीक है, दूसरा क्या है? माध्यम बदल के बढ़ा सकते हैं। माध्यम, आप संधारित्र के आसपास माध्यम बदल दो। पहले हवा थी, हवा की जगह पानी भर दो, ऑयल भर दो, तो ठीक रहेगा क्या? मोबाइल में बैटरी के वहाँ पानी भर दो, अगल बगल तेल भर दो, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। इधर उधर कहीं भी लीकेज रहा तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो तरीका ये भी यूज़ नहीं ले सकते। तरीके दोनों सही हैं, आकार बढ़ा के धारिता बढ़ा सकते हैं, माध्यम परिवर्तित करके भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें यूज़ नहीं ले सकते अपन। तो फिर क्या हुआ कि संधारित्र क्या बनाई गई? संधारित्र एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसमें किसी भी संधारित्र के आकार में परिवर्तन किए बिना, समझ रहे हो, उसके माध्यम में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। तो समझ आया? तो संधारित्र की परमानेंट डेफिनेशन समझे आप? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, या जिसके आकार और उसके आसपास के माध्यम में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या कहता है बताओ? यही जो अभी अभी बोला, संधारित्र इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि किसी भी चालक के आकार में और उसके माध्यम में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ाना, यही क्या कहलाता है बताओ? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? तो तरीका समझना अब आप कैसे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V, यही फॉर्मूला बताया।
अब देखो यहाँ पे हमें पता है C जो है C वो Q और V पर निर्भर नहीं करता, बता चुका हूँ मैं आपको। अगर V में परिवर्तन करोगे, V को बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में Q बढ़ जाएगा, लेकिन C में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा ही तो बताया, Q समानुपाती V होता है ना, तो V को बढ़ाएंगे तो Q बढ़ जाएगा, V को घटाएंगे तो Q घट जाएगा। होगा या नहीं? क्या C में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर इसमें एक तरीका लगाया गया कि कोई ऐसी प्रक्रिया लगाई जाए, कुछ ऐसी तिगड़म लगाई जाए कि ये जो Q है ना, Q, इस Q को तो कर दिया जाए नियत, आवेश को नियत कर दिया जाए एकदम। अगर आवेश को किसी भी प्रक्रिया द्वारा नियत कर दिया जाए तो ये तो नियत हो ही गया। तो अगर अब अपन विभव को कम करें तो धारिता क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, सामान्यतः आवेश नियत नहीं रहेगा, क्योंकि जब विभव में परिवर्तन करोगे तो आवेश में परिवर्तन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी प्रक्रिया द्वारा, कोई बाह्य स्रोत द्वारा या कोई ऐसी प्रक्रिया लगाएं कि आवेश नियत हो जाए और फिर उस चालक के विभव में कमी करें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। तो इस दौरान आपको चालक के आकार में और माध्यम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? अब तरीका देखना आप। देखो, हमने एक चालक प्लेट ले ली, चालक पट्टिका ले ली A, इसको हमने एक समान आवेश दे दिया Q आवेश इस पे एक समान रूप से वितरित है। इसको एक कुचालक स्टैंड से पकड़ लिया, एक कुचालक स्टैंड से पकड़ा। अब आप देखो, जब कुचालक स्टैंड से इस चालक पट्टिका को आप पकड़ोगे तो इस चालक पे जितना भी आवेश है वो उतना ही रहेगा, नियत ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि आवेश कब बदलेगा? जब इस चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक आए, तब तो इसका आवेश उस दूसरे चालक में भी प्रवाहित हो जाएगा। होगा या नहीं? लेकिन हमने तो इसको किससे पकड़ा है? कुचालक स्टैंड से। तो इस पट्टिका को मान लो एक बार हमने Q आवेश दे दिया तो हमेशा इस पट्टिका पे कितना आवेश बना रहेगा बताओ? Q आवेश बना रहेगा या नहीं? तो इस पट्टिका पे Q आवेश ही बना रहेगा। तो आवेश को क्या कर दिया हमने? नियत, क्योंकि आसपास कोई भी चालक इसके संपर्क में नहीं है। तो आवेश को हमने क्या कर दिया? नियत। ठीक है, आवेश नियत कर दिया। ये जो फॉर्मूला बताया था इसमें Q/V, तो इसमें Q को क्या कर दिया हमने बताओ? अब आगे देखो, इसके पास में दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इसके पास में एक अनावेशित पट्टिका रख देते हैं B। कैसी पट्टिका रख देते हैं? अनावेशित। अनावेशित का मतलब समझते हो? जिसका परिणामी आवेश शून्य है, जिसका परिणामी आवेश, और परिणामी आवेश शून्य होने का मतलब क्या होता है? पहले चैप्टर में बताया था कि इसमें जितना धनावेश उपस्थित है उतना ही, बताया था। एक गोला है, इसमें 5 कूलाम धनावेश है, 5 कूलाम ऋणावेश है, तो परिणामी आवेश कितना हो गया इसका? और वहाँ बताया था कि जब किसी वस्तु का परिणामी आवेश शून्य हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आवेश नहीं है, उसमें आवेश है, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही। तो ये मैंने अनावेशित चालक पट्टिका रखी B। तो अनावेशित मतलब इसमें जितना धनावेश है उतना ही। अब प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था। प्रेरण में क्या बोला था कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उसे आवेशित कर देना, यही था। तो प्रेरण द्वारा देखा जाए तो इसमें बराबर धनावेश है, बराबर ऋणावेश है, लेकिन इसके पास में धनावेशित पट्टिका रखी है। तो यहाँ क्या होगा कि ये धनावेशित पट्टिका इसमें से ऋणावेश को तो आकर्षित करेगी और धनावेश को क्या करेगी? प्रतिकर्षित। बोलो, करेगी या नहीं? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये तो धनावेश है और इसके पास में यहाँ क्या रखा हुआ है? अनावेशित पट्टिका, जिसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी।
तो आकर्षण के कारण जितना भी ऋणावेश है वो तो इस प्लेट की आंतरिक सतह पे उत्पन्न हो जाएगा, और जितना भी धनावेश है वो इस प्लेट की बाह्य सतह पे उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? प्रेरण में बताया था यूं करके, एक आवेशित पट्टिका लेके छड़ पास में लेके आए थे, ऋणावेश यहाँ इकट्ठा हो गया था धनावेश, फिर इसको भूसंपर्कित किया था, ध्यान आया? तो ऐसे क्या होगा, आकर्षण के कारण ऋणावेश अंदर आ जाएगा और धनावेश बाहर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब समझना आप, जैसे यहाँ पे 3 आवेश रखे हैं ये Q1, Q2 और Q3, मैं बोलूँ कि इस बिंदु पर विभव ज्ञात करो, तो इस बिंदु पर जो कुल विभव आएगा वो कितना आएगा, पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव और प्लस तीसरे आवेश के कारण कुल विभव। ऐसे तो पता लगेगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो आप समझना, मान ले कि पहले जब ये पट्टिका नहीं थी उस समय इस पट्टिका का विभव कितना था, V कितना था इसका विभव, मान लिया। अब बताओ, अब ये पट्टिका रख दी, 2 आवेश और आ गए। अब बताओ इस विभव में क्या होगा। तो आपको पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। अभी बताया धनावेश के लिए, और ऋणावेश के लिए क्या होता है, K-Q/R, मतलब -KQ/R। ये क्लियर किया है मैंने हर वीडियो में कि विभव अदिश राशि है और अदिश राशि के लिए आवेश का चिन्ह लेके चलेंगे या नहीं। अब आप देखो, ये विभव V था कब, जब ये अकेली रखी थी। अब ये पट्टिका और है, 2 आवेश और है, तो अगर अब यहाँ पे विभव ज्ञात करें तो तीनों आवेशों के कारण ज्ञात करेंगे कुल विभव, ठीक है। तो ऋणावेश के कारण विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक। ऋणावेश के कारण विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आएगा तो मान लेते हैं ऋणात्मक विभव आ गया -V1। सही है क्या, बताओ? इस पट्टिका के कारण इस पट्टिका पे विभव कितना है, V। इसके पास में ऋणावेश रखा है, तो ऋणावेश के कारण यहाँ पे विभव कितना आएगा, तो वो घटेगा क्योंकि वो ऋणात्मक होता है, घटेगा या नहीं। और फिर एक और धनावेश रखा है यहाँ, तो इस धनावेश के कारण यहाँ पे विभव कितना आएगा, +V2। ये जुड़ेगा, होगा या नहीं। अगर यहाँ भी धनावेश होता तो तीनों जुड़ जाते, लेकिन एक ऋणावेश है तो ऋणावेश वाला घटेगा। क्लियर है, बोलो? इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना कि पहले इस पट्टिका का विभव V था प्रारंभ में, अनावेशित पट्टिका रखने के कारण यहाँ ये ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हुए, तो ये ऋणावेश के कारण ये जो विभव है ये इस पट्टिका के विभव में कमी करता है, ये इस पट्टिका के विभव में कमी करता है, लेकिन ये धनावेश इस पट्टिका के विभव को बढ़ाता है। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट, बोलो? ऋणावेश के कारण तो इस पट्टिका का विभव घटेगा, लेकिन बाद में धनावेश रखा है तो इसके कारण विभव बढ़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? अब दूरी की बात करो, इस पट्टिका से ऋणावेश की दूरी और इस पट्टिका से धनावेश की दूरी, दोनों में क्या अंतर होगा कि ऋणावेश की दूरी कम है और धनावेश की दूरी, क्लियर है, थोड़ी सी ज़्यादा है पर है तो ज़्यादा ही। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और ये दूरी पे कैसे निर्भर करता है, V समानुपाती 1/R, मतलब जिसकी दूरी कम होगी उसके कारण विभव। क्लियर है क्या? तो बताओ, ऋणावेश की दूरी कम है तो इसके कारण ये वाला विभव जो है V1, ये क्या होगा बताओ, ज़्यादा, और धनावेश की इस पट्टिका से दूरी ज़्यादा है तो इसके कारण ये विभव क्या होगा बताओ। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो कि इस पट्टिका का विभव था 50 वोल्ट, फिर माइनस और फिर प्लस, ये ज़्यादा होगा तो मान लेते हैं कि ये 20 है, और ये कम होगा तो मान लेते हैं कि ये 15 है, मान लें। अब करके देखो तो क्या बचेगा, 45 वोल्ट बचेगा या नहीं, समझ आ रहा है क्या? मान लें इस पट्टिका का विभव 50 है और इन दोनों में से क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम, आंकिक मान, तो ये 20 कर दिया, ये 15, तो आंसर क्या मिला 45।
पहले पट्टिका का विभव कितना था 50 और इसको रखने के बाद कितना मिला 45। तो क्या हुआ, विभव में क्या हो गई बताओ, कमी। विभव में क्या हो गई बताओ तो यहाँ विभव में कमी हो गई। तो विभव में कमी हो गई, तो विभव में कमी हो गई तो धारिता क्या हो गई बताओ, बढ़ गई, क्योंकि आवेश को क्या रखा था हमने, नियत। समझ में आया, आवेश को नियत रखा, विभव में कमी हो गई तो धारिता में क्या हो गई बताओ, वृद्धि हुई या नहीं। और जब इस बात का पता लगा तो फिर एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया इसमें कि ये जो प्लेट बी की जो बाह्य सतह है, इस बाह्य सतह को क्या करते हैं अपन, भूसंपर्कित। क्या करते हैं बताओ, तो भूसंपर्कित करते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो आवेश की भूखी है, आवेश को खा जाती है। तो बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दिया तो ये बाह्य सतह का आवेश कहाँ चला जाएगा बताओ, पृथ्वी में चला जाएगा। चला जाएगा। अब केवल कौन सा रह गया, ऋणावेश। तो इसका मतलब ये जो विभव V2 है ये हट गया, तो मतलब यहाँ से 15 हट गया। तो मतलब अब आंसर कितना आ गया, 50 - 20 कितना आ गया। तो बताओ इससे भी कम आया है या नहीं विभव, 45 से भी कम। तो विभव और घट गया। तो विभव यदि ज़्यादा घट गया तो धारिता भी ज़्यादा बढ़ गई। तो विभव में कमी होने से धारिता बढ़ गई। यहाँ हमने प्लेटों के आकार के साथ कोई छेड़खानी की, आकार में परिवर्तन किया नहीं किया। क्या कोई माध्यम बदला, पानी, हवा, तेल, शीशा, कागज़, मोम, नहीं बदला। फिर भी धारिता में क्या हो गई बताओ, वृद्धि हो गई। तो यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत समझ आया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी चालक की धारिता में वृद्धि की जा सकती है बिना चालक के आकार और माध्यम में परिवर्तन किए। और संधारित्र क्या होता है, संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जा सकता है, या संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब ये जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, ये अगली क्लास में लेंगे अपन।